Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor S.R. Pole, popularly known as SP Sir. तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फिजिक्स का नया टॉपिक जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो वेलकम वंस अगेन टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं टोटल कंप्लीट 12 साइंस का जो फिजिक्स है ये मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तो पता है टोटल फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है 16। इसमें का फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स और इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में आप सबको पता है। और ये जो स्पेशल सिलेबस मैं ले रहा हूँ टू द स्पेशल बैच 2021 एंड 2022, ठीक है। और इस रोटेशनल डायनामिक्स का जो वेटेज है ये विथ ऑप्शन 7 मार्क के लिए चैप्टर है एंड कंपल्शन में ये 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका ये वेटेज है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ये चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप करते हैं अच्छी तरीके से तो दोस्तों आपको 7 मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो चैप्टर है ये MST CET JEE एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में स्पेशली हम 2 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। एक है रोटेशनल मोशन एंड दूसरा है सर्कुलर मोशन। जो बोर्ड वाला सिलेबस था मतलब बहुत पुराना, 1-2 साल पहले का जो सिलेबस था उसमें 2 चैप्टर्स सेपरेट थे, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशनल मोशन। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, कंबाइन किया है, एक चैप्टर बना दिया है जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो सबसे पहले आप जब अपना बुक ओपन करेंगे तो आपको दोस्तों कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिखेंगे। सबसे पहले जो कैन यू रिकॉल का प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कुछ गड़बड़ नहीं है। कैन यू रिकॉल, ओके। तो इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। रोटेशनल डायनामिक्स में हम 2 चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं, मतलब 2 पार्ट का स्टडी करने वाले हैं। एक है सर्कुलर मोशन एंड दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो फटाक से वीडियो को पॉज करना है एंड दोस्तों नीचे कमेंट में मुझे बताना है सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, ठीक है। नहीं आता है मैं दोस्तों आसान भाषा में बताता हूँ। देखो एक सर्कल है, सर्कल का दोस्तों सबको पता है सरकमफ्रेंस होता है, मतलब जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द सरकमफ्रेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई सैटेलाइट या फिर कौन सा भी अगर पार्टिकल उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जब ये रिवॉल्व होता है, जब ये घूमने लगता है, दैट टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो चलिए फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए तो क्या आएगा, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कौन सा मोशन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन। यहाँ पर हमने सैटेलाइट लिया है तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा अर्थ रहेगा। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। और इस चैप्टर के दोस्तों नोट्स हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है। परिवर्तन द लर्निंग ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दिया है। तो पूरे के पूरे चैप्टर के वीडियोस, आगे के वीडियोस, देन आगे के नोट्स एंड इस टॉपिक पर जितने भी टेस्ट होंगे, MCQ या चाहे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, तो वो पूरे के पूरा जो मटेरियल है ये हम परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। बहुत सारा किया है, बाकी के भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट में दिया है, ये वीडियो देखने के बाद आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो सिंबल है दोस्तों मराठी में ऐसे प है, ठीक है। तो परिवर्तन द लर्निंग ऐप। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया। क्या है भैया डेफिनेशन, यहां पर मैं लिखता हूं, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the circumference of circle is called as, ये तो सबको पता है, यहाँ तक की बातें होती है एंड इसके आगे का पार्ट
मेरे ख्याल से सबको पता होता है, इज कॉल्ड एज द, यस, क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ओके, सबको समझ में आ गया। ओके, चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये सेम मटेरियल दोस्तों आपको नोट्स में मिल जाएगा। देन दोस्तों अगला जो कैन यू रिकॉल का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है सेकंड कैन यू रिकॉल का प्रश्न, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसको रॉप करूँ, चलो लिख लिया डेफिनेशन 1 2 3, चलो टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3। हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है। कैन यू रिकॉल का सेकंड क्वेश्चन सबको पता है, यस, क्या प्रश्न मैं अभी मैंने रीड किया है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर ऑफ मास। हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, मेरा भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, इस बोर्ड का भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, ये फैन का भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, ये मोबाइल का सेंटर ऑफ मास होता है, ये ट्राइपॉड का एक सेंटर ऑफ मास होता है, ये रूम का एक सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो क्या है भैया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, ये बॉडी में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर उस बॉडी का पूरा जो मास है ये इकट्ठा हो जाता है और दैट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है ये सिर्फ सेंटर में हो, कभी कभी ऐसे इधर भी हो सकता है भैया, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये कहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, आ गई बात समझ में। सो दैट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, द होल मास ऑफ बॉडी is supposed to be concentrated at a single point। मतलब ये जो बॉडी का पूरा मास है एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, यस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। आ गई बात भेजे में। ओके, चलिए तो डेफिनेशन लिख लीजिए फिर सेंटर ऑफ मास का, द होल मास ऑफ बॉडी, द होल मास ऑफ बॉडी or object is supposed to be concentrated at single point is called, उसी को हम क्या बोलते हैं, is called as the center of mass बोलते हैं। यस, आ गई बात ध्यान में। ओके, ये हमने दोस्तों 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। चलिए सबको समझ में आ गया, टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3, चलो स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये मेरे ख्याल से दोस्तों आपने लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया होगा, चैप्टर नंबर 1 9th स्टैंडर्ड का। स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दें। ओके, चलिए व्हाट आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस। कितने भैया इक्वेशंस है काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबको पता है कितने हैं। देयर आर द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, मैंने आपको बताया था। यस, कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है। देन सेकंड क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यस, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो को फटाक से पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसके आंसर्स क्या है। यस, एंड थर्ड क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस as होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। लेकिन ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं ये लीनियर मोशन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं, हम एंगुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो एंगुलर में इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पर कौन सा है, ये v मतलब क्या होता है, फाइनल लीनियर वेलोसिटी। ये u मतलब सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी, ये a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम होता है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन होता है। तो ये सब की पूरी चीज़ें आपको पता है और ये नोट्स में दोस्तों दिया है।
ओके तो इसका एनालॉगस कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लास्ट में आपके इस चैप्टर एंडिंग में एक टेबल दिया है, तो वो टेबल आप देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए हैं, मतलब लीनियर मोशन के एंड एंगुलर मोशन के पूरे यहाँ पर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड एनालॉगस इक्वेशन फॉर द रोटेशनल मोशन। ओके तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो अभी हम कैन यू रिकॉल के प्रश्न यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, क्वेश्चंस कवर अप करने हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए, तो सबको समझ में आ गया ये काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा थर्ड कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कैन यू रिकॉल का क्या है भैया, चलो जल्दी से देख लो क्या है। डू यू नो रियल एंड शूडो फोर्सेस, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दो फोर्सेस के बारे में बताया है, एक है रियल फोर्स एंड दूसरा है शूडो फोर्स। ओके तो इसको मिटा दें। चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3, एक फटाक से इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या प्रश्न है, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है भैया, देखो चलो जल्दी से फटाक से। अभी मैंने आपको बताया है, याद आ रहा है, मेमोरी को थोड़ा बढ़ाना है। ओके बादाम खाओ, काजू खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन मेमोरी को बढ़ाना है। ओके पढ़ाई करना है, और पढ़ाई तब तक करना है जब तक मंजिल आपके हाथ में ना आ जाए। ओके तब तक हमें पढ़ाई करना है। ओके तो यहाँ पर रियल फोर्स क्या होता है एंड शूडो फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों रियल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि फिजिकल इंटरेक्शन से क्रिएट होता है, जिसका ओरिजिन हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे इस बोर्ड को उधर अगर मुझे हटाना है या फिर उधर हमें सरकाना है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पुश फोर्स अप्लाई करूँगा। अगर मुझे इधर ढकलना है बोर्ड को तो मैं यहाँ पर पुल फोर्स अप्लाई करूँगा। सो पुश फोर्सेस एंड पुल फोर्सेस आर द रियल फोर्सेस, क्योंकि इस जगह पर मैं इस फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, इसका ओरिजिन हम बता सकते हैं, लेकिन शूडो फोर्स का हम ओरिजिन बता नहीं सकते हैं। ये दोस्तों फोर्स फिजिकल इंटरेक्शन के बिना तैयार होता है, मतलब जहां पर फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है तभी भी ये शूडो फोर्स तैयार होता है, मतलब बनता है। ओके जिसको हम हिंदी में बनता है बोलते हैं। आगे बात बचे में। ओके एंड इसके एप्लीकेशंस क्या है, देखो इसका जो एप्लीकेशन है, रियल फोर्स का जो एप्लीकेशन है ये डेली लाइफ में है। जैसे कि अगर मुझे इस पेन को अगर ऊपर उठाना है तो मैं लिफ्टिंग फोर्स अप्लाई करूंगा, ये अगर नीचे मुझे डालना है तो मैं ये फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये रियल फोर्स हो गया। तो शूडो फोर्स का एप्लीकेशन क्या होता है, शूडो फोर्स हम आगे सीखने वाले हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक शूडो टाइप का फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन कहाँ पर आता है, सेंट्रीफ्यूग मशीन में आता है। और सेंट्रीफ्यूग मशीन कहाँ पर आता है, जिसका एप्लीकेशन अगर हमें मिल्क से क्रीम सेपरेट करना है तो हम सेंट्रीफ्यूग मशीन में मिल्क से क्रीम सेपरेट कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, जहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, तब हम ये पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आई होप कि ये पूरे के पूरे कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। ओके चलिए इसके आगे का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। तो यहाँ पर दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, इट इज एन accelerated motion, and second one है it is periodic motion, it is periodic motion। तो इसके दोस्तों मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रॉपर्टीज है सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि जब भी कोई लड़के देखें, नहीं तो गाना बोल देंगे अरे वो नहीं है। ओके यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा है। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात आती है तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करता है। पहला कौन सा है दोस्तों, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है, इसका जो एक्सेलरेशन है ये हमें हर टाइम पर मिलता है। यस आ गई बात समझ में। देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये हर टाइम पर क्या होता है, चेंज होता है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं।
हाँ, क्यों ना ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्यों ना ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तभी भी दोस्तों इसका जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी का, ये हर टाइम चेंज होता है। तो हम ऑलवेज बोल सकते हैं कि हमें हर टाइम क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट हो रहा है। Yes, so that's why we call it as it is an accelerated motion. Means when the particle performs circular motion, the direction of the particle changes at point to point or at every point. Okay, so that's why we are calling it as accelerated motion. आई बात भेजे में। ओके, देन है इट इज द पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मीनिंग मतलब बता देता हूँ पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि रिपीट होता है एक डेफिनाइट समय के बाद। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मून है और ये हमारी अर्थ है, तो क्या हो जाता है, ये जो मून है ना ये अर्थ का चक्कर काटते रहता है और एक डेफिनाइट मतलब एक डेफिनाइट 1 मंथ के बाद ये क्या होता है, यहाँ पर सेम पोजीशन पर ये आता है। यस, जैसे कि अर्थ जब सन के चक्कर मारती है तो 365 डेज के बाद वो सेम पॉइंट पर आती है, मतलब एक डेफिनेट समय के बाद वो वही पॉइंट पर आ रही है, वही पाथ वो फॉलो कर रही है, वही ट्रैजेक्टरी वो फॉलो कर रही है। उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज द पीरियोडिक मोशन। सो दीज आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्वांना समजलं? ओके, आय होप सर्वांना समजलं असेल। चला याचा स्क्रीनशॉट एकदा काढून घ्या, त्याच्यानंतर आता आपण पुढच्या पार्टकडे वळत आहोत। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलिए देन उसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों ये है काइनेमैटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो यहां पर मैं टाइटल लिखता हूं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमैटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन क्या होता है, बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड दूसरा होता है काइनेमैटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट हम काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम डायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर कौन सा भी मोशन है तो ये मोशन क्यों होता है, फोर्स के कारण होता है। तो जिस मोशन में हम फोर्स का स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जिस मोशन में हम जस्ट मोशन का स्टडी करते हैं दैट टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स बोलते हैं। तो काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया है आपको विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर उसका अर्थ क्या होता है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, मतलब हम कॉज को, मतलब जो ये है कॉज जिसका कारण को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पर ये जो मार्कर पेन है ये मूव हो रहा है, ये कैसे मूव हो रहा है, मैं इस मार्कर पेन पर यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पर फोर्स का स्टडी कर रहे हैं क्या, कॉज का स्टडी कर रहे हैं क्या, नहीं, हम जस्ट मोशन का स्टडी कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द काइनेमैटिक्स। तो सर्कुलर मोशन का हम काइनेमैटिक्स स्टडी करने वाले हैं, मतलब जस्ट हम मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, फोर्स के बारे में नहीं। फोर्स का हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे बात आती है दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट आता है ये आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम इंडिकेट करते हैं थीटा से। तो यहाँ पर पेन थोड़ा फेंट हो चुका है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सपोज मान लेते हैं कि कोई अगर पार्टिकल है ये अगर सर्कुलर मोशन का परफॉर्म कर रहा है, सपोज ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और उसने जो एंगल बनाया है सेंटर के साथ ये थीटा बनाया है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इसी को हम आर्क बोलेंगे, यस पता है, और इसी को हम रेडियस बोलेंगे। ओके, सो इट इज एन रेशियो ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो फॉर्मूला सबको पता है और हमें क्या करना है, फॉर्मूला से डेफिनेशन बनाना है। कैसे, ये डिवाइडेशन है, मतलब रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ एन सर्कल, इस सर्कल का आर्क टू द क्या, रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड एज द, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर थीटा। यस, सबको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे दोस्तों आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको 100% अगले वीडियो में समझा दूंगा। ओके,
चलिए, तो थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट इसका होता है दोस्तों रेडियन। इसका क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। अदर जो इसके यूनिट होते हैं, जो बच्चे नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, अदर जो इसके यूनिट होते हैं ये क्या होते हैं, डिग्री होती है। ठीक है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 90 डिग्री किया है, 180 डिग्री किया है, हम सबको पता है। तो रेडियन इसका क्या है, एसआई यूनिट है, जिसको हम इन शॉर्ट रैड से हम इंडिकेट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पता करेंगे। तो चलिए, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ एन सर्कल टू द रेडियस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो डिटेल में नोट्स है ये हमारे पूरा का पूरा नोट्स में दिया होगा, और पूरे के पूरे जो नोट्स हैं ऑल फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ के पूरे नोट्स हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर हम डालने वाले हैं, ऑलरेडी कुछ डाले हैं। ओके, चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें, ओके चलिए कोई बात नहीं। देन उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो यहाँ पर भैया एंगुलर वेलोसिटी देखिए क्या होता है। एंगुलर, यहाँ पर मैं सेकंड मतलब पॉइंट लिखता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा से, सबको पता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू क्या आता है, डी थीटा अपॉन डी टी आता है। डी थीटा मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डी टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या आएगा इसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज कॉल्ड एज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, एंगुलर यस वेलोसिटी बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, ये इसका सिंबल आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, थीटा का एसआई यूनिट आएगा रेडियन, और डी टी का क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सेकंड। सो व्हाट इज द फाइनल यूनिट हियर, रेडियन पर सेकंड। सो दैट्स द फाइनल यूनिट। यस, सबको समझ में आ गया, ओके चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। अभी यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड के बारे में स्टडी किया, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब डायरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके चलिए, एंगुलर यहाँ पर क्या आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या है भैया एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज़ इंडिकेटेड बाय द लेटर अल्फा। क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या आएगा, 0 आएगा। तो अल्फा में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मिलेगा नहीं। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हम आगे स्टडी करेंगे उसका। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या आएगा, देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर अल्फा। तो अभी इसका सिंबल क्या आएगा, अल्फा आएगा, एंड इसका यूनिट क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, रैड पर सेकंड आता है। तो रैड पर सेकंड और ये सेकंड, तो इट विल बिकम्स द रैड पर सेकंड स्क्वायर। यस, समझ लो सर्वन्ना, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और आपका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट एमसीक्यू है ये इसी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी आप सबको पता है, जिसको हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, तो उसका डायरेक्शन कैसे आएगा। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको सबको पता है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सो इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ होता है, ये लीनियर वेलोसिटी का आएगा। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या आता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी का एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आता है। सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, मतलब आपका जो हाथ है ना, ये हाथ से आप एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि हाँ सर मेरे हाथ से, हाँ जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है ये लाइक का बटन है और ये डिसलाइक का बटन है, ठीक है। तो आप ऐसे पकड़िए आपके हाथ को, अगर ये आपके जो फिंगर्स है ये डायरेक्शन, मतलब ये जो कर्व फिंगर्स है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इंडिकेट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं ऊपर से कैसे घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अगर मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐसे होता है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब देन आउटस्ट्रेच्ड थंब, तब ये हमारा जो आउटस्ट्रेच्ड थंब, मतलब ये जो स्ट्रेचिंग वाला थंब है, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, ऊपर आ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर आ गया। ऐसे अगर हम रिपीट ऐसे ऐसे करते हैं, डिसलाइक का बटन करते हैं, तब हम ऊपर से देखते हैं, अगर ये हमारे रोटेशन देखो, अभी ये जो कर्व फिंगर है ये कैसे रोटेट हो रहे हैं, क्लॉकवाइज हो रहे हैं, मतलब अगर हम इसको, इस मोशन को अगर हम क्लॉकवाइज दिखाएंगे, ऐसे हम क्लॉकवाइज दिखाएंगे, तब जो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्या आता है, ये आउटस्ट्रेच्ड थंब, देन आवर आउटस्ट्रेच्ड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। और ये कैसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा। यस, देखिए ऊपर से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा। तो हमारा जो ओमेगा होता है ये क्या होता है, ये नीचे आता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद डायरेक्शन ऑफ अल्फा आता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे फाइंड आउट करें दोस्तों, देखो एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या किया, फैन का बटन दबाया, फैन का स्पीड पहले 0 था, घूम रहा है 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 घूम रहा है, जोर से घूम रहा है, फास्ट स्पीड इंक्रीज हो गया, मतलब एक्सेलरेशन है। लाइट गई या फिर बटन स्विच ऑफ किया तो क्या हो जाता है, फैन ज़्यादा स्पीड से घूम रहा था, कम 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 ऐसे कम हो जाता है और रुक जाता है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। हमने एक नाम दिया है उसको, क्या नाम दिया है, रिटार्डेशन। एंड अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन। आ गई बात भेजे में, ओके। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन है, देखो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो ओमेगा एंड अल्फा का डायरेक्शन सेम रहेगा। सबसे पहले ओमेगा का फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड इंक्रीज है, तो ओमेगा का अगर ऊपर है तो अल्फा भी ऊपर आएगा। एंड यहाँ पर भी अगर एक्सेलरेशन है तो ओमेगा नीचे है तो क्या आएगा, अल्फा भी नीचे आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन होना चाहिए, स्पीड इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर स्पीड कम होती है तो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर है एंड स्पीड कम होती है मतलब रिटार्डेशन आता है। क्या आता है, रिटार्डेशन आता है। तब क्या आता है रिटार्डेशन में, अगर ओमेगा ऊपर है तो अल्फा क्या आएगा, नीचे आएगा। एंड अगर ओमेगा नीचे है तो अल्फा क्या आएगा, ऊपर आएगा। यस, सबको समझ में आ गया। देखो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर एक्सेलरेशन है तो ओमेगा एंड अल्फा का डायरेक्शन, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा। ये फर्स्ट एमसीक्यू है। और दोस्तों बहुत सारे पब्लिकेशन में, चाहे टारगेट पब्लिकेशन हो, निकिता पब्लिकेशन हो, नवनीत हो, बहुत सारे पब्लिकेशन में फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर जो है ये गलत दिया है। बहुत सारे ऐप में भी ये आंसर गलत दिया है, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या है मैं आपको बताता हूँ और वही आंसर सही है। यस, हम मतलब देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। और कैसे गलत दिया है मैं भी बताऊँगा वो, ठीक है। तो आप जस्ट मेरे नोट्स रेफर कीजिए। दोस्तों मैं बहुत ऐसा महान नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो आपके लिए बनाया है ये प्रॉपर तरीके से बनाया है। तो अभी बाकी की पब्लिकेशन ने क्या किया है, एक दूसरे को कॉपी किया है, क्योंकि अभी अभी नया सिलेबस चेंज हुआ है। तो अच्छा ये आंसर है क्या, तो टिक मार्क करो, ऐसा उन्होंने किया है। ज़्यादा सोचे, ठीक है। अगर हाँ सोच के करते हैं तो उनका भी आंसर करेक्ट आता, लेकिन उन्होंने क्या किया, अच्छा एक पब्लिकेशन किया है, हाँ उनका प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, तो बाकी के भी क्या किया है, कॉपी किया है जस्ट।
लेकिन इसका आंसर मैं आपको सही बताऊंगा, समय आने दो, मैं बताऊंगा, आगे हम स्टडी करेंगे. ओके, चला सर्वांना समजलं आहे काय आहे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आणि अँग्युलर वेलोसिटीची डायरेक्शन. इट इज गिवन बाय द राईट हँड थंब रूल. ओके, आलं लक्षामध्ये. आता याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे पुढचा काय आहे, चला तर तोपर्यंत याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या बरं, चला लवकरात लवकर. चलो ले लिया स्क्रीनशॉट. देन उसके बाद का जो टर्म आता है या फिर बीट आता है, ये है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड को दोस्तों हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को हम एन से इंडिकेट करते हैं. टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज मान लेते हैं सैटेलाइट है, ये अर्थ के अलाउंग क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन या फिर एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लगता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं. मतलब सपोज मान लेते हैं कि ये जो सैटेलाइट है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए उसको सपोज मान लेते हैं 35 डेज लग रहे हैं, 35 डेज, तो उसका जो टाइम पीरियड कितना आता है, 35 डेज आता है. और इसका ऐसा यूनिट क्या है टाइम पीरियड का, सेकंड आता है. ठीक है, अदर यूनिट्स क्या है, मिनट है, आवर है, डेज है, ईयर है, बहुत सारे हैं. ओके, तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या आता है, यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड. चलो इंग्लिश में कन्वर्जन करना है आपको. The time required to complete one revolution of the object when object performs circular motion. Yes, the time required to complete one revolution. एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं. और इसका यूनिट क्या है दोस्तों, इसका जो यूनिट है ये क्या है, ऐसा यूनिट सेकंड है. फ्रीक्वेंसी क्या है, एक यूनिट समय में ये कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. मतलब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. हम ऐसे ही बोल सकते हैं n इक्वल्स टू 1/t. 1/t मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. 1/anything मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. हमने मैथ में पढ़ा है. तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन सबको पता चल गया. फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. लेकिन जस्ट हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, हमें कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता है. तो एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी का, ये जो ऑब्जेक्ट है एक यूनिट समय में, मतलब 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, कुछ भी हम ले सकते हैं, एक यूनिट सर्कल में कितने ये रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब कितने ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है. सपोज मान लेते हैं कि 1 घंटे में ये 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 रिवोल्यूशन पर आवर. ठीक है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है ये क्या है, हर्ट्ज है, या फिर अदर यूनिट इसके रिवोल्यूशन पर सेकंड है, या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट है, रिवोल्यूशन पर आवर है, बहुत सारे हैं. जो पॉपुलरली नोन एज है आरपीएम, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट आरपीएस है, रिवोल्यूशन पर सेकंड. ठीक है, जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं, लेकिन ये पॉपुलरली नोन है. अगर हम मोटर पर देखें, कौन सा भी मोटर जो हमारे खेत में होता है, तो वहाँ पर लिखा होता है 10,000 आरपीएम. अगर हम बाइक के ऊपर देखते हैं स्पीडोमीटर में, वहाँ पर लिखा होता है 150 × 1000 आरपीएम. मतलब ये मोटर का. फैन पर लिखा होता है कितना होता है, 1500 आरपीएम, 2000 आरपीएम. तो मतलब ये जो फैन है ये 2000 आरपीएम, मतलब क्या है, 2000 रोटेशन 1 मिनट में कंप्लीट करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. यस, तो इसका जो रिलेशन है सबको पता चल गया. और ये एक टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में एक रिलेशन है. तो यहाँ पर आप लिख लीजिए टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/ω, ये फॉर्मूला होता है. या फिर ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/t होता है. ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है. ये नोट्स में ऑलरेडी दिया है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए. वहाँ पर अभी मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन बहुत कम समय में वहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर इस रोटेशनल डायनामिक्स के नोट्स. तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात का समय हो चुका है. और कल मैं दोस्तों 2 लेक्चर्स डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे, मैंने एक पोल क्रिएट किया था, पोल नहीं क्रिएट किया था, एक वीडियो में बताया था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, रोटेशनल डायनामिक्स या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. तो कुछ बच्चों ने बोला था, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने बोला था रोटेशनल डायनामिक्स, उसी कारण मैं रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है. लेकिन कुछ बच्चे सिंसियर थे, उन्होंने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा है, तो वो बच्चे बोल रहे हैं सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए. तो वो भी मैं दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करूंगा साइमल्टेनियसली, और ये चैप्टर को मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा. लेकिन ये चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको 7 मार्क्स देने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं दोस्तों. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि दोस्तों जब आप शेयर करेंगे तब मुझे उत्साह आएगा, और जब मुझे उत्साह आएगा और ज़्यादा एनर्जेटिक मैं आपको पढ़ाऊँगा. ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.
Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.